गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रमेश फैमिली ब्लॉग में। आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे जीएस जियोग्राफी का शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया। इरेटोस्थनीज ने एक ऐसा यूनानी वैज्ञानिक था, प्रथम ऐसा यूनानी वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया। जियोग्राफी का मतलब भूगोल का इसने प्रयोग किया। जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया। अगर हम भूगोल की बात करें, भूगोल के पिता कहे जाते हैं हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का वर्णन होता है नापना या वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना या नापना, पृथ्वी का नापना या वर्णन करना ही भूगोल कहा जाता है। वर्णन करना, पृथ्वी को नापना या वर्णन करना, इसी को भूगोल कहा जाता है। अगर हम इसके जनक की बात करें, जियोग्राफी की जनक, अगर हम जनक की बात करें तो हैं इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को माना जाता है। अगर हम आधुनिक भूगोल की बात करें, आधुनिक भूगोल के जनक, आधुनिक भूगोल के जनक की बात करें तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। दोस्तों, जियोग्राफी का शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था और यह एक यूनानी वैज्ञानिक था। इसको जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। जियोग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है नापना या वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। जियोग्राफी के जनक इरेटोस्थनीज। उसके बाद अगर हम आधुनिक भूगोल की बात करें, के जनक की बात करें तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगर हम अगर हम इनकी कृतियों की बात करें तो इनकी तीन कृतियाँ, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहले कृति का नाम है काशमाश। और जो दूसरी कृति है उस कृति का नाम है मध्य एशिया। और अगर हम तीसरी की बात करें तो प्रकृति दिग्दर्शन।
भौतिक दर्शन, ये इनकी तीनों कृतियाँ हैं अलग। तो ये है हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? आकार कैसा है? जियोड है। जियोड मतलब अंडाकार है। जियोड मतलब अंडाकार है, गोल गोल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे है, कहीं पे उभरा हुआ भाग तो पहाड़ पर्वत, कहीं पे धंसा हुआ भाग तो महासागर। पृथ्वी को दो भागों से बांटा जाता है। ये हुआ 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, अक्षांश इसको 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहा जाता है। जीरो डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। उसके बाद इसको दो बराबर भागों में बांटा जाता है। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध। ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध। इधर ये पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारा बनता है ग्लोब। ग्लोब जिस तरह से होता है, और ग्लोब के जो आविष्कारक है किसको कहा जाता है? मार्टिन बेहेम। मार्टिन बेहेम, बेहेम, मार्टिन बेहेम को भूगोल का निर्माता कहा जाता है। मार्टिन बेहेम को भूगोल का निर्माता कहा जाता है। और अगर हम मानचित्र, अक्षांश रेखा, अक्षांश, अक्षांश रेखा, ये हुई अक्षांश रेखा। अच्छा, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? कुल कितनी, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? कुल अक्षांश और कुल अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश कितने होते हैं और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? आइए हम लोग समझते हैं। उत्तरी गोलार्ध की साइड से ये 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की तरफ 90 रेखाएं, और इसके नीचे 90 रेखाएं, 90 प्लस 90 और प्लस 1, वही कितनी? +1, 1 ये वाली रेखा, 90 इधर से इधर और इधर, 90, 90 प्लस 90 प्लस 1 इक्वल टू 9, 9, 80, 80 और 1, 81, कुल अक्षांश 81। अगर हम कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो इधर से 90, इधर से 90 और +1। अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे रेखा दक्षिणी ध्रुव पे, और एक यहाँ पे रेखा उत्तरी ध्रुव पे एक रेखा खींची गई और दक्षिणी ध्रुव पे एक रेखा खींची गई।
अब चाहे इस पे रेखा खींची जाए या ना खींची जाए, ये दोनों बिंदु रहेंगे, इसलिए इन दोनों को माइनस कर दिया जाता है। इसमें से -2 कर दिया जाता है, रेखाएं होंगी। अगर हम रेखा की बात करें तो 179, अगर कोई अक्षांश की बात करें, अक्षांश ये भी है। अरे भाई, यहाँ पे रेखा खींची जाए, यहाँ पे रेखा खींची जाए, यहाँ पे मान लो यहाँ तक, यहाँ पे आके 90 रेखा होती है। अब इस पोल पे रेखा खींची जाए या ना खींची जाए, वो रेखा काउंट नहीं की जाती है। इसलिए अगर हम देखें कुल अक्षांश रेखाएं तो 90 + 90 + 1, 90 इधर, 90 इधर और +1 ये वाली रेखा। तो इसमें से 1 ये माइनस कर दिया जाता है दक्षिणी ध्रुव, और ये उत्तरी ध्रुव, 2 माइनस कर दिया जाता है, तो 179 रेखाएं होती हैं। आइए हम आगे देखते हैं। मान लो ये अक्षांश रेखा हुई, और इधर जो 90 रेखाएं हैं, इधर जो 90 रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं के बीच की दूरी को कहते क्या हैं? अक्षांश अक्षांश रेखा हो गई, तो दो अक्षांशों के बीच की रेखा को कहते क्या हैं? दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को ज़ोन कहा जाता है। ज़ोन कहा जाता है। अगर हम इस दूरी की बात करें तो इसकी दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और जो इस दूरी के बीच को कहा जाता है उसे ज़ोन कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश, डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, यहाँ पर प्रत्येक दिन वर्षा होती है। डेली डेली रेनफॉल, प्रत्येक दिन वर्षा होती है। प्रत्येक दिन वर्षा होती है यहाँ पे। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर 2 दिन, 2 बार, 2 बार सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। आइए हम आप लोगों को बताते हैं कि 2 दिन कब पड़ती हैं। पहली बार 21 मार्च को, 21 मार्च को, और दूसरी बार 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। 21 मार्च को जो पड़ती है उस अ, पड़ जब पड़ती है, 21 मार्च को जब पड़ती है तो इसको बसंत कहा जाता है, बसंत विषु, बसंत विषु। और जब 21 सितंबर को पड़ती है तो इसको शरद विषु कहा जाता है, शरद विषु, शरद विषु कहा जाता है। और ये 2 दिन, 21 मार्च 23 सितंबर, ये 2 दिन, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं।
पढ़ लिए। अक्षांश रेखा हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। अक्षांश पर प्रत्येक दिन वर्षा होती है, डेली रेनफॉल हमने पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे किरणें 2 बार सीधी पड़ती हैं, हमने पढ़ा। 2 बार सीधी पड़ती हैं, एक 21 मार्च को, दूसरा 23 सितंबर को। 21 मार्च को जो पड़ती हैं उसको बसंत विषु कहा जाता है। 23 सितंबर को जो पड़ती हैं किरणें उसको शरद विषु कहा जाता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। उसके बाद हमने इसके बीच की दूरी पढ़ा कि दूरी कितनी होती है, जैसा कि हमने बताया 111 किलोमीटर होती है इसकी दूरी। और इसके बीच की दूरी को कहते क्या हैं, तो इसकी बीच की दूरी को ज़ोन कहते हैं। हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं देशांतर के बारे में। जो लंबी रेखाएं होती हैं जिसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखा, ऐसी रेखा जो लंबाई में खींची जाती हैं या उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं, उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर, अब हम देखेंगे दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है। जो इन दोनों के बीच की दूरी होती है, दोनों बीच की जो दूरी होती है वो 111 111.32 किलोमीटर होती है। ओके फ्रेंड्स, और इसकी बीच की दूरी को कहते क्या हैं? अगर हम इसकी बात करें, जो दूरी है 111.32 किलोमीटर, ये इसकी दूरी हो गई, लेकिन इसके बीच की दूरी को कहते क्या हैं? तो गोरी कहते हैं। इसकी बीच की दूरी को गोरी कहा जाता है। अच्छा, ये रही भूमध्य रेखा, सबसे ज़्यादा लंबाई। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबी रेखा होती है। सबसे ज़्यादा लंबी रेखा होती है। भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। और हम ये मैक्सिमम दूरी होती है। अगर हम मिनिमम की बात करें तो ध्रुवों पर मिनिमम, अगर हम मिनिमम बात करें तो ध्रुवों पर होती है। ध्रुवों पर होती है, कितनी होती है? 0 किलोमीटर होती है यहाँ पे इसकी दूरी। सबसे ज़्यादा दूरी भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो देशांतर से हमें पता क्या चलता है? देशांतर से हमें टाइम टाइम का पता चलता है। और अक्षांश में हमें, जो अक्षांश रेखा है इससे हमें पता चलता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का पता चलता है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का पता चलता है, और देशांतर से हमें टाइम का पता चलता है दोस्तों। और एक देशांतर बराबर कितने मिनट होता है? तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। एक देशांतर बराबर 4 मिनट